हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग करने वाले हैं टेस्ट संख्या 32 जो कि यूपीपीएससी पीसीएस और यूपीपीएससी आरओ के लिए है। ये ध्यान रखना है कि जो भी इसका मटेरियल है वो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उसमें मिल जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्लास है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश किया जाता है यहाँ पे। तो क्लास के अंत तक जो है धैर्य बना कर बैठ रहिए। बहुत ही छोटी क्लास है, मात्र 5 से 7 मिनट की क्लास ये होने वाली है, तो इतना तो आप लोग बैठ ही सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर की सीमा पर स्थित है। बहुत ही फेमस प्रश्न है ये, और बार बार एग्जाम में किसी न किसी रूप में एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा देश जो है भूमध्य सागर की सीमा पर स्थित है। अल्बानिया, क्रोएशिया, साइप्रस या उपरोक्त सभी। उत्तर हो जाएगा डी यानी कि उपरोक्त सभी। जितने भी देश हैं सारे, उनको हम जो है यहाँ पे नोट डाउन करा दिए हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, बार बार इसको रिवाइज करिए। कौन कौन से देश हैं। अल्बानिया, अल्जीरिया, साइप्रस, ग्रीस, फ्रांस, मिस्र, मोन्टेग्रो, स्लोवेनिया, स्पेन, सीरिया, लेबनान, इजराइल, इटली, लीबिया, माल्टा, मोरक्को, ट्यूनीशिया, तुर्की, क्रोएशिया, मोनाको, बोस्निया एवं हर्जेगोविना। ये बहुत ही क्या है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए जो है आपको याद रखना है किसी न किसी रूप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्या है। निम्न सही कथन पर विचार करना है आपको। प्रवाल मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं। प्रवाल जो है मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं। यह निम्न तापक्रम को सहन नहीं कर पाते हैं। केवल ए सही है, ए और बी दोनों सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी यानी कि ए और बी दोनों सही है। देखिए, प्रवाल मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं, पहली बात। दूसरा बात, यह निम्न तापक्रम सहन कर पाती। यह जो उच्च तापक्रम पे इनका जो है क्या होता है, विकास होता है। तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। प्रवाल भित्तियां सामान्यतः 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तापमान को सह नहीं सकते। उनके लिए अनुकूलतम तापमान कितना है, 23 से लेकर 29 सेंटीग्रेड। 23 से लेकर 29 सेंटीग्रेड तक जो है ये सहन कर सकते हैं, इस यानी कि उससे ऊपर, लेकिन नीचे सहन नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। केंद्रीय बजट के अंतर्गत राजकोषीय घाटा दर्शाता है। राजकोषीय घाटा यानी कि फिजिकल डिफिसिट। ठीक है, फिजिकल डिफिसिट अंग्रेजी में कहते हैं इसको। तो ये किसको दर्शाता है, सरकार की कुल उधारी आवश्यकता को, राजस्व घाटा और ब्याज भुगतान को, राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों को योग को, पूंजीगत व्यय और पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान को। उत्तर आपका हो जाएगा यानी कि सरकार की कुल उधारी आवश्यकता को राजकोषीय घाटा दर्शाता है, जो किसके अंतर्गत है, केंद्रीय बजट के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, उस पर विचार करना है। वेतरई के अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद आते हैं। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। केवल ए सही है, ए और बी दोनों सही है। देखिए, इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, केवल बी सही है। वेतरई के अंतर्गत जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आते हैं, न कि अथर्ववेद। अथर्ववेद नहीं आता है, सामवेद आता है। ठीक है, ध्यान रखना है। सामवेद जो है ऋग्वेद पर आधारित है, ये बिल्कुल सही है। तो इसको थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं। वही चीज लिखा गया है कि वेतरई के अंतर्गत जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आते हैं, ये 3 आते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। किस अभिलेख से ब्राह्मण एवं बौद्धों को भूमि दान दिए जाने का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है। किस अभिलेख से ब्राह्मण एवं बौद्धों को भूमि दान दिए जाने का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है। गरुड़ स्तंभ से, पूजा चट्टान अभिलेख से, नाना घाट अभिलेख से, या जूनागढ़ अभिलेख से। तो उत्तर हो जाएगा सी यानी कि नाना घाट अभिलेख से जो है सर्वप्रथम ब्राह्मणों और बौद्धों को भूमि दान दिए जाने का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। मेगस्थनीज द्वारा अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया। मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था, इंडिका था। ठीक है, उसने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में बांटा है, 7, 8, 9, 10। तो उत्तर हो जाएगा यानी कि 7 श्रेणियों में जो है मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को बांटा है अपनी पुस्तक इंडिका में। उस 7 श्रेणियां कौन कौन सी है, देखिए 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। दार्शनिक है, कृषक है, पशुपालक है,
कारीगर है, योद्धा है, निरीक्षक है, सभासद है। बार बार रिवीजन करने पर ही आप जो है इसको कर पाएंगे। दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और सभासद। आगे बढ़ते हैं। एलिफेंटा के गुफा मंदिरों के निर्माण में किस वंश के शासक ने योगदान दिया था? ठीक है, जो एलिफेंटा का गुफा मंदिर निर्माण है, किस वंश ने इसमें, किस वंश के शासकों ने इसमें साथ दिया था? पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट या चालुक्य? तो जो एलिफेंटा का गुफा मंदिर है इसको बनवाया था राष्ट्रकूट के जो वंश के शासक थे उनके संरक्षण में एलिफेंटा गुफा मंदिर का निर्माण हुआ था। तो देख लेते हैं भैया, एलिफेंटा गुफा मंदिरों के ये जो है मंदिर है इसको राष्ट्रकूट तो बनवाए थे, लेकिन ये हिंदू धर्म से संबंधित है और मुख्य रूप से भगवान शिव से संबंधित है। मुख्य रूप से किससे संबंधित है? भगवान शिव से संबंधित है। अच्छा, इसमें जो दो जो है बौद्ध गुफाएं भी पाई जाती हैं। जो एलिफेंटा गुफा है उसमें जो दो हैं बौद्ध गुफाएं पाई जाती हैं, तो ये ध्यान रखना है, शिव से संबंधित है, हिंदू मंदिर शिव से, और दो बौद्ध गुफाएं भी पाई जाती हैं। तो इसी के साथ जो आज का हमारा सेशन क्या होता है, समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी तो बिल्कुल जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। बन रही है हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।